अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली वी आर होपिंग फॉर अ गुड मॉर्निंग बिकॉज जो खबरें हमारे सामने आ रही होती हैं और जिस पे ऑब्वियसली हमने बात भी करना है बिकॉज दीज आर द इश्यूज मोर देन एनीथिंग एल्स। मैं कहूँ सियासत, पॉलिटिक्स, इलेक्शन सब कुछ साइड पे भी रख दें, ये चीज़ें अगर ठीक ना हुई ना तो मुल्क कहीं नहीं जा रहा फिर। और हम बात कर रहे हैं ये जो घरेलू आपका जो स्टाफ होता है, ख़ासतौर पे बिल्कुल कम उम्र की मुलाजमा होती हैं, मेड्स होती हैं, उन पे तशद्दुद इट्स बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ गेम। क्योंकि हर दिन हमें कोई नया किस्सा जो है वो सामने आता है। बहुत ही चांसेस हैं कि वो बच्चियां ऑलमोस्ट मरते मरते बची होती हैं और उसके बाद वो हॉस्पिटल में पहुंचती हैं एंड देन वी हैव केसेस जहां वो मर भी जाते हैं। और फातिमा की बात कर लें, खैरपुर सिंध का इलाका है, वहाँ पे रानीपुर में एक पीर साहब के घर बहुत सी बच्चियां घरेलू मुलाजमाएं रखी गई थीं। उनके बकौल मुरीदैन जो हैं उनके वो बच्चियां छोड़ कर जाते हैं। मतलब आई एम सॉरी बट दिस कॉन्सेप्ट इज सो ऑफ एंड इट इज़ सो डिस्गस्टिंग। मतलब मतली आना शुरू हो जाए आपको ये सोच कर ही कि मुरीदैन जो है वो अपनी बच्चियां, अपनी बेटियां पीर साहब के घर छोड़ कर जा रहे हैं खिदमत के लिए, व्हाटएवर दैट खिदमत मीन्स। बट वो जो सीसीटीवी फुटेज रानीपुर की उस हवेली की सामने आई थी, इससे पहले मेरी हिम्मत नहीं हुई थी टू बी ऑनेस्ट देखने के लिए, लेकिन कल शाम को बैठ के मेरा इत्तेफाक हुआ, सामने आ गई तो मैंने कहा देखूं तो सही व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड यू नो व्हाट, मैं अपने हवास में नहीं था अगले 2 घंटे के लिए, क्योंकि वो बच्ची तड़प रही है, मर गई। वो आदमी बगैर कमीज के अपने बिस्तर पे लेटा सोता रहा और जब वो मर गई तो उसको होश आया। ये आप सोचेंगे हम सुनना मुश्किल है, ये कहानी की तरह अगर आप सुन भी रहे हो तो ये सुनना मुश्किल है एंड समबडी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू इट। पहले ज़रा आपको रिजवाना, वो एक और बच्ची जो कि बिल्कुल मरते मरते ही जज के घर बच्ची है, उसके हवाले से अपडेट्स भी दे दें और उसके बाद बाकी सारी बात करते हैं। तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का वाक़या ऑब्वियसली आपको पता ही है, मंजर आम पर आया तो मुल्क भर से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। रिजवाना की दादी और बहन के मुताबिक सिविल जज खुद भी बच्चों पर तशद्दुद में मुलव्विस रहे हैं। आसमा फईज़ जेड़ा वो भी मुजरमा बच्ची दा, वो बच्ची कह रही है भी वो भी मैनू मारदा सी। 4-4 5-5 दिन कमरिਆਂ 'ਚ बंद करके कश्मीर भी गए आ, पता नहीं किधर किधर जाते रहे, 3 बारी बंद करके गए आ। उसने कहा दादी कोई मैं गलती नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया, मैनू इन्ना क मारदी रही है ना, मार मार के ना दिमाग की हड्डी भी टुटी है, डॉक्टरों को तुम पुछ सकते हैं, लत्तां बाहां भी तोड़ियां हुई, दंद भी तोड़े आ, चेहरा सारा ही देखने के लायक नहीं। आपने कभी उस दौरान में, उसने बहन छोटी थी आपकी, तो उसने कभी बताया हो कि मुझे मारा पीटा है या मेरे पिता मुझे तंग किया जा रहा है या खाने को नहीं देते? जी नहीं, क्योंकि वो पास खड़ी होती थी ना, फिर बताने नहीं देती थी, इसलिए उसने बताया नहीं है कभी भी। अब उम्मीद हो चली थी कि ऐसे वाक़यात शायद रुक जाएंगे, मगर ये पता नहीं था कि इससे भी ज़्यादा शिद्दत का वाक़या सामने आ जाएगा। खैरपुर सिंध के इलाके रानीपुर के नाम नहाद पीरों ने, डब्बा पीरों ने मैं तो कहूँगा, एक 10 साल की मुलाजमा बच्ची फातिमा को मुबैना तौर पर मार दिया। सामने आने वाले मनाजर ने दिल दहला दिया है कि इसका मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। तहम कहा जा रहा है कि मुलजिम सियासी असर और रसूख रखता है, नेचुरली रखता होगा, शोर रखता होगा और इसे बचाने की कोशिशें तेज़ हो चुकी होंगी अब तक और फ़ोन निकल आए होंगे और हो गए होंगे और अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म भी दिया है। मकतूला बच्ची की वालिदा का कहना है कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। मुझी छोकरियों ने उते के दी मां चो उहे मुझी अचन त मां बयान भला ॾींदसि। मां जी हथ सां मारी वई आहे, मुंहिंजे धीउ खे कंध ते बि निशाना, मुंहिंजे धीउ जी बांह बि भॻल आहे, मुंहिंजे धीउ जी पासरीअ में धक आहे, मूंसां इंसाफ़ थिए। पसली टूट चुकी थी, बाजू टूटा हुआ, बाजू पे निशानात थे, गले पे निशानात थे। अच्छा, क्लियर कट सामने नज़र भी चीज़ें आ रही हो ना तो तब भी बेशरम लोग जो हैं वो अपने आप डिनाइल में चले जाते हैं। जैसे कि मुलजिम असद शाह है, उसने अदालत के सामने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया और हवेली की वायरल वीडियो जो है वो उन्होंने खुद पुलिस को दी थी। भाई यू रियली डोंट हैव अ चॉइस एनी मोर, क्योंकि बच्ची मर गई और पता भी चल गया और वीडियो भी आपके घर की है, वीडियो आप सो रहे हैं साइड पे। तो मकतूला के रिश्तेदार जो पीरों के यहाँ काम कर, मतलब ब्लीच डाला गया, गर्म पानी पिलाया जाता था, लड़कों से मरवाया जाता था और फिर कैमरों में देखती थी अगर मार पिट रही होती थी। What is going on? ये क्या है, ये क्या फिल्म बन रही है? व्हाट इज, हु आर दीज पीपल? आई होप कि ये जो आजकल हम ये खबरें कर रहे हैं ये इतनी वायरल हों और
कितने लोगों को ये बात समझ आए कि अगर आप, बेशक आपके घर में 10-10 बच्चे हों, जो कि यही तो प्रॉब्लम है सारी, एनीवेज के बारे में हम बात करेंगे, और आप पीरों के यहाँ या हुएवर आप कहीं भी दे देंगे, ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनके साथ यही होगा। क्योंकि जो ले रहा होता है ना वो छोटे छोटे बच्चे, एक तो ये सेंस कि जी हम छोटे बच्चे से घर में काम कराएंगे, वाई बिकॉज आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और अगले की मजबूरी क्योंकि उसके तो 10-12 वैसे ही बच्चे हैं तो उसने तो देने ही हैं कहीं। ये सिस्टम इज सो फ्लॉड एंड सो ऑफ। अच्छा, एक तो ये रख रहे हैं उनका कसूर, और दूसरा ये कि पता नहीं हम किस ज़बान में समझाएंगे और किस सदी में जाके, साल में नहीं किस सदी में जाके हमें समझ में आएगी कि इन तमाम बुराइयों की जो जड़ है ना वो ज्यादा बच्चे पैदा करना और आबादी का ज्यादा होना है। 6 बच्चे पैदा हो जाएं, 2 जिसके बच्चे होंगे, 2-3 होंगे, वो चाहेगा कि कहीं जाएं, किसी को दिए जाएं। जब 10 होंगे तो आधों के तो नाम भी नहीं याद होंगे, और ठीक है रख, और खिलाने के लिए आई एम सॉरी रोटी नहीं होगी। तो जब 2 वक्त की रोटी आपके पास बच्चे को खिलाने के लिए नहीं है तो आप अपना बच्चा कहीं छोड़ के ही आएंगे ना, क्योंकि आप चाहते तो हैं वो कोई जिंदा रह ले। अब वो तकरीबन जिंदा रहता है या मर जाता है या उसकी किस्मत है, लेकिन आप तो अपनी तरफ से चाहते हैं कि किसी ऐसे घर में भेज दें जहां उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसी पे बात करते हैं, समाजी कारकुन और फनकार शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो, कनाडा। शहजाद, सबसे पहले तो उनकी रात होगी तो मैंने कहा जी बिल्कुल शहजाद, आपने सुनी ली होंगी ये सारे जो इस वक्त न्यूज़ स्टोरीज चल रही हैं, अपडेट्स हमने भी कर दिए हैं। वी सेड इनफ, आप बताएं क्या कहेंगे, ये किस तरह खत्म होगा ये सब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो वायलेंस होता है, जो एग्रेशन होता है, जो रेज होता है, वो ऐसे आइसोलेशन में नहीं आता। मैंने तो अपनी गवर्नमेंट स्कूल रिफॉर्म में बहुत देखा है इस तरह से कि मामू अपनी भतीजी को रेप कर रहा है, फलाना कोई किसी को मार रहा है, बहुत इस तरह के केसेस देखे। देखें, आप ही के शो पे मैंने बताया था कि जब पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है तो वो पहले घर पर पिटता है अपने माँ बाप से, क्योंकि कोई गलती करता है जो भी, फिर स्कूल जाता है तो टीचर पिटाई करता है उसकी, फिर जब वो सोसाइटी में जाता है तो एसएचओ पिटाई करता है। तो उस बच्चे को ये लगता है जब वो बड़ा हो जाता है कि पिटाई, अग्रेशन, वायलेंस ही सोल्यूशन है हर चीज का। तो ये जो इतना वायलेंस आपको सोसाइटी में नजर आता है, ये वैसे नहीं है। इस मुल्क के अंदर अब्दुल्ला हुमा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिंदगी ट्रस्ट ने एक लॉ चेंज कराया था, वो था सेक्शन 89, वो भी 2019 में फाइनली पूरे मुल्क में खत्म कराया। वो ये कहता था कि गुड फेथ में बच्चों को मारा जा सकता है। आप खुद सोचें, ये लॉ था इस मुल्क के अंदर जो हमने चेंज कराया, खत्म कराया। तो वायलेंस की वजह से जब वो सारी जिंदगी वायलेंस देखता है तो यही होता है। अब हम इसकी एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर आते हैं। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में अंडर एज बच्चों को काम दिया था, और वो पता है क्या कहते हैं, और वो वाकई जेन्युइनली अच्छे लोग हैं। वो ये कहते हैं कि ये पहले बच्ची कहीं और काम करती थी बिकॉज इनके माँ बाप के 10 बच्चे थे, जैसे कि आपने कहा, और वहां पर उनको बहुत मारते थे, सर फाड़ दिया, ये कर दिया। वो फिर हमारे पास लेकर आए, अब हमने इसको स्कूल में भी एडमिशन कराया है, अब हम इसका ये भी कर रहे हैं। लेकिन लोग जब उनसे कहते हैं कि देखिए आप तो इलीगल काम कर रहे हैं, आपने एक अंडर एज बच्ची को जॉब दी हुई है, तो वो कहते हैं अच्छा फिर हम इनको छोड़ देते हैं। तो जब उनको छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, फिर दोबारा उन्हीं माँ बाप के पास जाएंगे, वो कहीं और भेजेंगे, वहां की पिटाई होगी। तो वो कहते हैं कि ये एक सेफ एनवायरनमेंट है। वो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं, बट ये आर्ग्यूमेंट नहीं दी जा सकती। आप छोटे बच्चे को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि उस बच्चे को उस घर में 4 अच्छे लोग होंगे, 400 बुरे लोग होंगे। रेगुलेट कौन करेगा कि उस घर में उस बच्चे के साथ क्या सलूक होता है? तो लॉ तो यही रहेगा, लॉ नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि बच्चे हमारे मुल्क में इतने बड़े जा रहे हैं जिसकी कोई अंदाजा ही नहीं है। तो हर कोई उसको ये रख ले और कहे कि देखिए हम तो इसको बचा रहे हैं, और जनरली बचा रहे हैं। इसमें एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, और वो है शेल्टर्स। इस मुल्क के अंदर शेल्टर्स ना होने के बराबर है। और ये शेल्टर्स, मैं आपको सोल्यूशन ही दे रहा हूं कि शेल्टर्स सिर्फ स्टेट नहीं बना सकती, शेल्टर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनते हैं हमेशा। इस मुल्क के अंदर कमाल एनजीओज काम करती हैं, उनको स्टेट को चाहिए, स्टेट कहे कि हम आपको पैसे देते हैं, आप इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएं, और हर शहर के अंदर सैकड़ों की तादाद में शेल्टर्स होने चाहिए छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे इस मुल्क के अंदर। वो तो मेरा ख्याल है हमने बहस ही खत्म कर दी है। अब कितनी कोशिश करें और कितनी बात करें, कितनी कैंपेन्स, तो अब बच्चे तो होंगे, आओ शेल्टर बनाते हैं। तो मैंने आपसे पिछली दफा यही कहा था कि मैं, क्योंकि एम्बेसडर का, गुडविल एम्बेसडर हूँ पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग का, मुझे कहते हुए भी कभी कभी थोड़ी सी हंसी आती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने एक बड़ा काम करने की कोशिश की कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऐड, एक तो आप बैन करना बंद करें, अब नई गवर्नमेंट आई है, इनको बंद कर, इनको चलाना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव के ऐड। और दूसरा, जितने माँ बाप शादी करते हैं इस मुल्क में,
उनकी फैमिली प्लानिंग की ट्रेनिंग, जो कि मैंने आपको बताया था NCMNH का जो हेल्थ रिप्रोडक्टिव ऑनलाइन प्लान है, जिसमें पता चलता है कि आप कैसे फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये भी हम नहीं कर रहे, हम शेल्टर भी नहीं बना रहे, फिर हम ये कहते हैं कि इन बच्चों को कहाँ जाए तो हम इनको नौकरी दे देते हैं। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। पहला स्टेप शेल्टर है, दूसरा पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, और तीसरा ये है कि अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर बच्चों को, अगर चाइल्ड लेबर कहीं पर, तो उसके बड़े ही सख्त कानून होते हैं कि अगर 16 साल का बच्चा है तो वो इतने से ज्यादा काम नहीं करेगा, वो स्कूल जाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा। शहजाद, ये तो खैर बच्चा कहीं पहुंच ही गया किसी के घर काम करने, उसके बाद रेगुलेशन तो बिल्कुल ही गई ना चूल्हे में, क्योंकि उसके बाद तो वो 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे काम कराए। देयर इज अनदर बीच पे प्रॉब्लम विच इज द मिडल मैन। जिस तरह बैरून मुल्क जब लोग जाते हैं तो देयर इज एन एजेंट जो उसके लिए उनके लिए जॉब्स वगैरह बाहर करवाता है, एंड देन पीपल गो अब्रॉड। ये डोमेस्टिक लोकल वर्जन ऑफ अ ठेकेदार इज ऑल्सो देयर, जो कि ये गरीबों से बच्चे लेके ये एम्प्लॉयमेंट में देते हैं। और ये आप इसको माफिया कहें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन ये ठेकेदार वाला सीन भी इधर चल रहा है, क्योंकि ये जो गरीब बच्चे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे आगे देने हैं, ऑब्वियसली दे वुड वांट कि किसी पीर के घर हो, किसी जज के घर हो, बेहतर जगह पे हो, बिकॉज पैसे ऑफ कोर्स। तो देयर इज अ मिडल मैन इन द मिडल। ये उनको नहीं पकड़ा जा सकता, उस पर भी एक रोकथाम हो, उनके ऊपर भी कुछ एक को पकड़ेंगे एग्जैक्टली। देखिए, होता ये है कि इस तरह की चीजों के अंदर दुनिया के अंदर ये कैसे खत्म हुआ है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं था, ये हर जगह होता था। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जहाँ पर बने, उन्होंने सबसे पहले इस तरह की चीजों को खत्म किए, मिडल मैन जो ये। हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जब बने, और मैंने बहुत अपनी तरफ से सालों लगाए इस चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को एक्टिव करने के लिए इस मुल्क के अंदर। सिंध के अंदर बड़ा अच्छा चाइल्ड प्रोटेक्टिव यूनिट बना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना एक्टिव नहीं है। बाकी जगहों पे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बने, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, पुलिस होती है, सब होता है, और उसके अंदर ये तमाम लोगों को फिर डील किया जाता है। सोशल वेलफेयर सबसे इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है इसके अंदर। आप देखें, सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री के पास अपने लिए कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं होते इस मुल्क में, वो क्या करेंगे? तो इस मिडिल मैन को खत्म करने के लिए अब हार्डकोर पुलिसिंग नहीं कर सकते। ये सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के जो इदारे हैं, इन्हीं को स्ट्रेंथन करके आप इन मिडिल मैन को खत्म कर सकते हैं, और यही एक तरीका है। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बाहर तो हमने देखा, वो तो मतलब अपने माँ बाप पे भी इतनी कड़ी नज़र रखते हैं, बच्चों के जो ओरिजिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, कि ये कहीं उनके हाथों तो नहीं पिट रहे, या उनके हाथों तो इनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा रहा। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हम बहुत सारी, मुझे लगता है हम बहुत सारी बातें करते हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन क्या हमें आगे कोई क्लियर पाथ नज़र आ रहा है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप हम पहले ये कर लें तो चलो हम एक माइलस्टोन अचीव कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ये शेल्टर्स बनाने की जरूरत है इमीडिएटली, और बहुत सारे, क्योंकि जाहिर है कल पॉपुलेशन तो कंट्रोल होनी जाएगी, तो अभी इन बच्चों को तो कहीं खपाना है। जी, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ये शेल्टर के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, और शेल्टर्स बने हुए हैं और बन रहे हैं, बट लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए, वो उनमें स्टाफ नहीं है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को फौरन करती है, पहला स्टेप है, जिसमें आप हजारों की तादाद में बच्चों को टैकल कर सकते हैं। अगर हुमा अब्दुल्ला, शहजाद, किसी और के घर में या किसी और के जानने वाले बच्चे, उनको पता होगा यार कि हमारे पास ये आ गए बच्चे, हमने इनको नहीं सहारा देना। अगर हम घर में रखेंगे तो अगेन हम भी गिल्टी हैं, हम लॉ तोड़े होंगे, तो फौरन हम उनको एक ऐसी जगह पर भेजें जहां पर वहां पर उनका ख्याल रखा जा सके। तो ये सबसे पहला जो स्टेप है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का है, उसके शेल्टर्स का है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को आपने स्ट्रेंथन करना है, ताकि, और उसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स होना जरूरी है। देखिए, पंजाब के अंदर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो इफेक्टिव जरूर होगा, बट उसके अंदर पुलिस, हेल्थ, ये सब नहीं आते। जब उसके अंडर सब होंगे तो वो पुलिस, वेलफेयर, इन सबको मिला सकेगी। देखिए, जब भी मिडिल मैन को रोका गया है और पकड़ा गया है, आपको पता है सबसे पहले माँ बाप आ जाते हैं, कहते हैं आप छोड़ दें, बेशक हमारे बच्चे के साथ जुल्म हुआ, आप दे दें हमें वापस। सबसे पहले घर वाले, अगर मामू अपनी भतीजी के साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो सबसे पहले माँ बाप बचाने आ जाते हैं, कहते नहीं बात बाहर जाएगी, आप छोड़ दें। पुलिस इसमें आ ही नहीं सकती। लोग ये समझते नहीं है इस बात को कि ये सोशल वेलफेयर का काम होता है, पुलिस SHO जाके इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता।
तो देखें, पहले शेल्टर है, शेल्टर के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को स्ट्रेंथन करना है, और उसके बाद फिर आप पॉपुलेशन पे बात करना शुरू करें। तो पहला स्टेप तो शेल्टर है जी। हाँ जी, और हमें तो पहला तो स्टेप और आखिरी स्टेप भी शेल्टर ही लग रहा है वैसे, बिकॉज दीज किड्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम परहैप्स देयर ओन फैमिलीज एज वेल, क्योंकि वो फैमिलीज ही है जो आगे जा रही हैं। और शेल्टर्स भी स्टेट नहीं कर सकती, स्टेट ने फंड करना ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। हमारे मुल्क में कमाल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, सिर्फ अखुवत है, इंडस हॉस्पिटल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SIUT है, गम्बट है, पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। सबीना खत्री हैं जो कि लियारी में स्कूल चला। ये लोग वो लोग हैं जिनको आप इन्वॉल्व करके इतने कमाल स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बना सकते हैं इस मुल्क के अंदर। सिर्फ उनको बुलाकर आप कहें और ये बिल्डिंग्स रिवाइव हो जाएंगी, और ये चंद महीनों का काम है। ये सिर्फ सीरियसनेस पर है, और सोशल वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसके पास इंटीरियर से ज्यादा पावर्स होनी चाहिए। हमारे पास इंटीरियर के पास इतनी पावर है और सोशल वेलफेयर के पास कुछ नहीं है। तो देखिए हमारे मुल्क के अंदर चीफ, तो ये बहुत जरूरी है कि सोशल वेलफेयर को आप सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दें। देखिए ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे ना तो अब्दुल्ला हम इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। हाँ, हम ये फ्लफ करते रहेंगे, बस ये ऊपरी सतह की बातें करते रहेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल जब बुनियाद ठीक नहीं बनेगी जो पकड़े जाते हैं फाइनली मामला कभी ठीक नहीं हो सकता, बिल्डिंग कभी ठीक नहीं हो सकती। शहजाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू शहजाद। और मैं आखिर में सिर्फ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए सजाएं बहुत जरूरी है, बट सिवियरिटी से ज्यादा सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको 10 साल की सजा दे, लटका दें, आप उन तमाम लोगों को पकड़ें, बेशक 2 महीने की सजा दें। जब सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट आएगी ना, क्राइम खत्म होता है उससे। सिवियरिटी से नहीं होता, सर्टेनिटी से होता है पनिशमेंट की। Thank you, Shahzad. Thank you for being with us. मतलब this is सो डिप्रेसिंग कि हम लिटरली कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हमें इतनी ज़्यादा ख्याल बीच में आते हैं। एक शहजाद ने अच्छी बात की है, बच्चे जो होते हैं घरों से पिटते आ रहे होते हैं, सो दे आर ऑल्सो यूज टू दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। माई क्वेश्चन इज़ अबाउट द लोग जो इनको पीट रहे होते हैं, व्हाट बैकग्राउंड आर यू कमिंग फ्रॉम? ये भी एक सवाल उठता है ना कि आपकी पिट के निकले, मतलब ये पीर हो जाए या जज की बीवी हो जाए या 1000 लोग और जो बच्चों को अपने मुलाजमों को मारते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप किधर से आ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मत ना दीजिएगा कि हम तरबियत कर रहे हैं और ये हो रहा है और ये जरूरी है, नहीं हो रहा। और अगेन कमिंग बैक टू द मेन प्रॉब्लम, पंजाबी में समझ आए, सिंधी में समझ आए, पश्तो में समझ आए, बस बात यही है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हालात बड़े मुश्किल हैं। अपनी चादर देखकर पैर फैलाएं, उसमें उतने ही बच्चे आपकी ज़िंदगी में आने चाहिए जितने आप अफोर्ड कर सकें, जितने आप अच्छे तरीके से पाल पोस सकें, जिनको आप 3 वक्त का खाना दे सकें और बीमार हो तो डॉक्टर के लेके जा सकें। और अब्दुल्ला, ये आप जो कह रहे हैं ना कि वो ये आइडियल सिचुएशन आप कर रहे हैं, आइडियल के तो हम कहते रहेंगे, आइडियल के करीब तो हम हैं ही नहीं। अगर आपने अपना बच्चा दे भी दिया है कहीं, तो उसका ख्याल तो रखें, 1-2 महीने 1-2 हफ्ते में उसको कॉलें तो किया करें। यहाँ तो लोग दे के भूल भी जाते हैं कि बच्चा किधर तो गया। सही उसे जाके मिले, जिंदा है, मर गया। हालत एक दिन में तो ऐसी नहीं हुई होगी ना, मतलब पहले हल्की ज़रब हुई होगी, अगले को जहाँ आप बच्चा दे रहे हैं, नाउ वी आर नॉट इनकरेजिंग कि आप बच्चे दें, लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, दे ही दी है, तो अगले को भी पता चले कि आप एक विजिलेंट माँ बाप हैं, कि आप पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि उसका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। तीसरी बात, सजाएं। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन कहानियों की हम बातें कर रहे हैं, उनमें तो लोगों का भी पता चल गया ना, पकड़े गए हैं ना, मेक श्योर कि वो ना निकलें। ऐसी सजाएं हो कि अगले को कोई अगर सोच भी रहा हो या घर में ये हरकत कर भी रहा हो तो उसको भी कुछ खौफ आए कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे इस पे, ज़रा अगले घंटे में कुछ और बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं साथ ही इसके अलावा कुछ और खबरें भी आपको बताएं जो ये पाकिस्तान का हिस्सा होती हैं। और इस मामले पे आपकी कोई राय है तो आप @JioPakistan TV पे हमें ट्विटर कह लें, एक्स कह लें, जो भी है उस पर दे सकते हैं। और अगर मगर नहीं, राय होनी चाहिए। हाँ। और इस सारों को मिलकर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्लीज हम इंक्लूड करेंगे आपकी कुछ सिलेक्टिव ट्वीट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के श्रीलंका में होने वाले मैचेस के टिकट्स की फरोख्त कर दी है फाइनली। पाकिस्तान भारत के दरमियान 2 सितंबर को स्केड्यूल मैच के बेशतर टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त हो गए। हमें क्यों नहीं पता लगता बर वक्त कि हम भी ये मुस्तफीद हो सके। हाउ फनी इज दैट, हम ही आपको खबर दे रहे होते हैं और हमें ही नहीं पता लगता, हमें ही नहीं पता चलता। मतलब हमें खबर तब मिलती है जब टिकट्स फरोख्त हो जाते हैं, क्योंकि वो खबर बन जाती है। Why are we always at the losing end? पता नहीं है। मतलब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के VIP 87 टिकट्स, नहीं VIP टिकट्स पता है कितने रुपए फी टिकट की कीमत क्या थी? 87,000 रुपए, 87,000 रुपीज, जबकि कम से कम टिकट की कीमत 8,700 रुपए थी। एशिया कप के कोलंबो में सुपर 4 मरहले के मैचेस की कम से कम टिकट
$10 की मुकर्रर की गई है। और कोलंबो में मैचेस की टिकट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है पता नहीं कौन है, बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है आगे। हाँ जी, $400। कोलंबो में जो मैचेस होने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर टिकट है $400। हाँ, ऑलराइट, और कम से कम है $10। Isn't that still a lot? बस अब जब आपने देखना है तो पहले तो आप श्रीलंका का टिकट भी लेना। वो तो हम बीच में भूल ही गए। भूल गए आप, वो भूल गए। वो क्यों भूल गए आप? श्रीलंका का भी आपको टिकट लेना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ होटल में भी रहना पड़ेगा। Definitely there are so many who will go to the end of the earth to see cricket, watch Pakistan play cricket. तो जाएं ज़रूर जी, सारा ओपन अब हो चुका है सीन और टाइम भी कोई ख़ास नहीं रहा। ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस नहीं, ब्रेक से पहले आपको पता है एक सिलसिला है जहां दिल का रिश्ता का सिलसिला चल रहा है और मैरिज फैमिली काउंसलर्स बहुत अच्छी एडवाइस भी दे रहे हैं। आज की एडवाइस रिवॉल्व्स अराउंड न्यू मदर्स। और आपको पता है न्यू मदर्स जो होती हैं, नई माएँ, उनको कोई 1000 किस्म की एडवाइसेस मिल रही होती हैं। इधर से कोई एडवाइस, सास और अपनी माँ भी और बहनें भी एंड एवरीबडी। तो उसको किस तरह डील करना है और हैंडल करना है, एंड देन वील टेक अ ब्रेक। सो बहुत सारे मैसेजेस भी होते हैं ना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी एक दूसरे को लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो इसी को एड्रेस कर रही हैं हमारी एक्सपर्ट्स। सबसे पहले जो एक बात आपको समझनी चाहिए ना, वो ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही साथ एक माँ भी तब ही पैदा होती है। उसको अपने अंदर आने वाली तब्दीलियों को, अपने मिजाज को, अपने मूड को समझने में वक्त लगता है और आसपास के लोगों को उसको वो स्पेस, वो टाइम ज़रूर देना चाहिए ताकि वो अपने इस नए रोल में सेटल हो सके। उसके अलावा चूँकि उस वक्त आपकी सेंसिटिविटी बहुत बड़ी हुई होती है और वो सेंसिटिविटी आपको आपके बच्चे की ज़रूरियात समझने में मदद देती है। तो उस सेंसिटिविटी की वजह से आपको आसपास के लोगों के रवैये भी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो आप ऐसे में कोशिश करें कि उसको बिला वजह के मशवरे ना दें, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उसको तकलीफ़ महसूस हो, उसके बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, उसके नाक नक्शे के ऊपर, रंग के ऊपर बिला वजह कमेंट ना करें। ऐसी चीज़ों से एक नई माँ को तकलीफ़ पहुँच सकती है। उसके अलावा इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जिस तरह एक न्यू बॉर्न को लव की, केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक न्यू मदर को भी सपोर्ट की, लव की, केयर की ज़रूरत होती है। अभी हम बहुत सारे एवेन्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि शहजाद रुआई ने कहा कि हमारे यहाँ शेल्टर होम्स होने चाहिए, वेलफेयर डिपार्टमेंट को मज़ीद फ़ाल होना चाहिए। लेकिन बात तो यही है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ही कर रही हैं और इतना ज़्यादा काम है कि वो जितना भी करती हैं ऐसा लगता है कम है। और उसकी बेस रीजनिंग क्या है, क्योंकि मुल्क की मईशत आपको पता ही है, हमेशा हम बात ये करते हैं कि बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में है और बहुत ही उसका बुरा हाल है, पेचीदा, बल्कि मुश्किल सूरत हाल किसी से ढकी छुपी भी नहीं है, हम लोग सारों को पता भी है। इसलिए और इसमें हमें ऐसे माशी मॉडल की ज़रूरत है जो काबिल अमल होने के साथ साथ बेहतरीन तहकीक पर मबनी हो, पूरा रिसर्च बेस्ड हो। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हबीब बैंक ने इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2022 जारी कर दी है और ये रिपोर्ट ना सिर्फ हमारे मसाइल की निशानदेही करती है बल्कि उनका हल भी पेश करती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हमें सॉल्यूशंस चाहिए। काम तो किया जाता है लेकिन उन कामों का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कितनी चेंज आ रही है और वो चेंज कितनी सस्टेनेबल है, दैट ऑल्सो मैटर्स। और इसी पे बात करते हैं, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर HPL अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया साहब आपने वक्त दिया। साहब, ये जो रिपोर्ट है ये 1 साल की कारकर्दगी का अहाता करती है या गुज़श्ता 1 दिहाई या 5 साल, क्या बता रही है? कितना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें या सस्टेनेबिलिटी कह लें, क्या खर्च, क्या कंट्रीब्यूशन रही है? देखिए, गुज़श्ता ये जो रिपोर्ट जब आप देखेंगे जो HBL ने जारी की है हाल ही में, इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये HBL की जो गुज़श्ता 1 साल की कारकर्दगी है उसका अहाता कर रही है कि HBL ने गुज़श्ता 1 साल में तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के किन किन मामलात के ऊपर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। और ये भी बताती है कि गुज़श्ता 10 साल में, 1 दिहाई में HBL ने तकरीबन 4 अरब रुपए, 4 बिलियन रुपीस HBL ने समाजी तरक्की के कामों पर लगाए हैं, जिसमें से सिर्फ गुज़श्ता साल 2022 में 58 करोड़ 580 मिलियन रुपीस HBL ने इन कामों की तरफ लगाए हैं। लेकिन मैं
आपकी इस बात के ऊपर आऊँगा हुमा, जब भी आपने एक बात कही थी कि इन सारे मसला जो भी एक अफसोसनाक खबर चल रही है उस बच्ची से मुताल्लिक, शहजाद रॉय भी आए हुए थे जिनके साथ हम काफ़ी HBL काफ़ी काम करता है शहजाद के साथ। ये मामला इनका जो तह में जो मामला है वो समाजी तरक्की है। मुल्क की जब मईशत ख़राब होती है तो उसकी वजह से ऐसे इक़दामात बर्पा किए जाते हैं कि जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात रूनमा होते हैं। और वालिदैन अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, तो फिर यही होगा। लेकिन अब आप उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप एक तो खैर उस मामले को हल करना है कि जो उस वक्त का मसला है कि इन बच्चों के लिए फर्स्ट कोई शेल्टर बनाया जाए या इनके बच्चों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए। लेकिन उसका जो बुनियादी है, अगर आप पीछे जाइए तो वो आपका यही है कि क्या माशरा में वो समाजी तरक्की आ चुकी है जिसकी वजह से बच्चे बजाय घरों में काम करने के स्कूलों में पढ़ सकें, जिसके बच्चे जो हैं वो काम का किरदार अदा कर सकें जो बच्चों का होता है, जो क्योंकि आगे आने वाली नस्लें हैं। तो ये जो इसलिए जो HBL की रिपोर्ट है वो आपसे ये नहीं कह रही है कि इम्पैक्ट एंड चैरिटी रिपोर्ट, ये इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम HBL अपने आप को ऐसे कामों से मुंसलिक कर रहा है जो कि पायदारी की तरफ, तसलसल की तरफ जा रहे हैं। मसलन कौन से काम हैं जो HBL के दिल के करीब हैं, आप लोग उन पे ज़्यादा फोकस किए हैं? देखिए, एक तो जैसे हमारे जो HBL के जैसे सबसे बड़ी चीज़ हम जिस पर तवज्जो दे रहे हैं और जो कि इस पर भी असर करेगी, जो भी आपने खबर सुनाई है, हम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोन दे रहे हैं, लोन तो वो तो हमारा काम है, वो तो हर बैंक देता है। हम HBL एग्रोनॉमिस्ट के साथ मिलकर तकरीबन हमने 45,000 एकड़ के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं कि किस तरीके से उन काश्तकारों की यील्ड बढ़े, क्रॉप बेहतर हो उनका, जब वो और किस तरीके से वो बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकें, वो बीच में से आड़ती को काटते हुए, ताकि उसको वो ज़्यादा पैसे तो वो बना लेता है बेचारे काश्तकार के पास, किसान के पास तो पैसा भी नहीं आता है। जब आप इससे क्या होगा कि अब आप सिर्फ चलते चले जाइए आगे, काश्तकार की यील्ड बढ़ेगी, किसान उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट कमाएगा तो ज़्यादा वो माशी तौर पे खुशहाल होगा। जब वो खुशहाल होगा तो उसके बच्चे बजाय किसी घर में काम करने के उसके बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ये पूरा एक सिक्लिकल एक तरीका है। तो इसलिए हम जब इसको देखते हैं, इसीलिए हम सस्टेनेबिलिटी बात कर रहे होंगे कि वहाँ पे आप ये नहीं देख रहे कि आज क्या हो रहा है, वहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आज हम वो क्या कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी आइंदा आने वाले 5, 10 या 50 साल में पड़ेगा। शुरुआत तो आज से होंगी, इम्पैक्ट बाद में आएगा। तो ये बेसिकली और दूसरी बात, आप तालीम आमा की बात की हमने, और जो एक और जो मसला आ रहा है जो कि हम समझते नहीं है, जिसके बारे में इतना बात नहीं करते, वो ये कि एनवायरनमेंट का क्या हाल है। पाकिस्तान एक एनवायरमेंटली चैलेंज इलाका है, क्लाइमेट चेंज आ रही है, उसकी वजह से सैलाब आते हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है कि जो हमारे चेयरमैन है HBL के सुल्तान अली लाना साहब, उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया के ऊपर बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज हो सकती है। वो हो गया। सैलाब आ गए, पाकिस्तान की तारीख में से सैलाब कभी आए नहीं थे। तो इसके लिए आज अब अच्छा, HBL एक इदारा है, वो इदारा ज़ाहिर बात है हमारी जो अपनी अक़दार हैं, वो जो हमारा जो पेरेंट बॉडी है AKDN आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, उनके अक़दार के साथ जुड़ा हुआ है और हम अपने तई एक हद तक के काम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का लाने का मकसद ये भी है और आपके प्रोग्राम पे आने का है कि देखिए, अब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जब पाकिस्तान में बात करते हैं कि भाई हुकूमत ये कर सकती है, हुकूमत ये कर सकती है। नहीं, हुकूमत को जो करना है वो करेगी। आप वैसे इन फ़र्द या इदारा, और मैं यहाँ पे एक इदारे की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप ये कर रहे हैं तो मैं उम्मीद ये कि हमारी लीड बाय एग्जाम्पल। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पे इदारे बेशुमार हैं। हमारी उम्मीद यही है कि इस रिपोर्ट को देखते हुए, इसको पढ़ते हुए कि HBL टेक्स में क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी में क्या कर रहा है, हाउ आर वी मूविंग अवे टूवर्ड्स एनर्जी ऑप्शंस जो कि फॉसिल फ्यूल से हट कर हैं, कोयले से हट कर हैं, इस किस्म कार्बन से हट कर हैं, ताकि आप कार्बन HBL ने ग्रीन टेक्सोनॉमी का अपना एक किरदार बनाया कि हमने कहा 2030 तक के हम किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें हम इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन होती है। पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें उमा अब्दुल्ला ये हम पे इम्पैक्ट कर रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए अली साहब, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इतनी तो हमने आपसे बात करते ही गिनवा दी, मतलब कि क्या हमारी फूड सिक्योरिटी कर लें, सस्टेनेबिलिटी, बहुत सी चीज़ें। जल्दी से ब्रीफली बता दें, हाउ डू यू गेट टू द टॉप 3 कि इस पे काम करेंगे तो फिर अच्छा इम्पैक्ट होगा, सस्टेनेबल होगा।
हमारा अपना ख्याल इस मामला शुरू होता है दो चीज़ों से, एक है एनवायरनमेंट और ये सबसे बड़ी चीज़ है, बिल्कुल, क्योंकि ज़मीन तो वही है ना, एग्जैक्टली रहना है। इसमें पानी का मसला है, इसमें खाने पीने का मसला है, इससे जब आप एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो फिर नकल मकानी करेंगे लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी वजह से सारे कनेक्टेड है। तो एनवायरनमेंट फॉर अस इज़ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोजेक्ट। उससे रिलेटेड जो है फिर हम ये देखते हैं नंबर 2, जिसमें हम जिस तरह से हम खाना वही फूड सिक्योरिटी की बात की हमने, जो कि हम अपना कर रहे हैं। यील्ड काश्तकार पाकिस्तान 60% अभी भी पाकिस्तान में लोग देहात में रहते हैं, फार्मिंग, तो वो फिर उसके बाद तालीम से ही फिर आपकी सोच बदलती है। एब्सोल्युटली। और सेहत आम्मा, सेहत, हेल्थ, ये 3 चीज़ अगर आप ले लीजिए, तालीम से सोच बदलेगी और फिर शायद हमें बैठ के प्रोग्राम उस तरह से जो उससे पिछला सेगमेंट किया कि अब ये बताने की बारह जरूरत नहीं होगी कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं, आबादी में कम इजाफा करें। बड़ा अच्छा एक मॉडल बन गया है, वे टू स्टार्ट फ्रॉम। एब्सोल्युटली, एंड योर ऑर्गेनाइजेशन हैज लेड बाय एग्जांपल सर्टेनली। अली हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन आपने बड़ी अच्छी एक बात छोड़ भी दी है कि रिसर्च बेस और जिस तरह आपको चलना चाहिए, वरना इंसान मदद करना भी चाहे, ऑर्गेनाइजेशंस भी मदद करना भी चाहें तो आर्बिट्रेरी तरीके से ना करें। देयर नीड्स टू बी होल सिस्टम कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहाँ है, कहाँ तक जाएगा, इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए और रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। और इस रिपोर्ट में आपको बहुत सारा डेटा, बहुत सारी रिसर्च मिल भी जाएगी। अगली वाली खबर भी मुश्किल है जी, बताना आपको यह है कि जड़ावाला वाक़े पर हर पाकिस्तानी परेशान है और हर मुसलमान पशेमान है, जिस तरह से मतलब पीपल आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस और समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें। तौहीन मज़हब के नाम पर जड़ावाला में अक़लियतों पर जुल्म ढाया गया, इनकी इबादत गाहों को जलाया गया, यकीनन ये शर्मनाक है। और उजड़े मसीहियों के जले घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। मुतासरीन का कहना है कि बाहर से आए हमलावरों का सुनकर घरों और इबादत गाहों को छोड़कर जान बचाना उनके लिए वाहिद चारा था। जड़ावाला वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक 16 गिरजाघरों को आग लगाई गई है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस क्या करती रही है इस सारे में। और मुझे तो बेसिक इसकी समझ नहीं आती कि जब आप इतने ज़्यादा मजहबी हो, कोई भी आपका रिलीजन हो, तो आपके अंदर तो वो चीज़ आ जानी चाहिए कि आप किसी और के मजहब को भी रिस्पेक्ट करें। 15 घरों को खुद ऐसे है ना, 15 और तोड़-फोड़ 15 घरों को इसके अलावा नजर आतिश किया गया है। 17 अफराद को सोफार हिरासत में लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े पर तशवीश का इजहार भी किया, साथ ही यकीन दहानी भी कराई कि नुकसानात का इजाला किया जाएगा। ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है कि 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं वो जड़ावाला वाक़या की भरपूर मजम्मत भी कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं आई ना कि ये लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मुतालबा किया है कि जिस चर्च की सलीब तोड़ी गई, अदालत वहीं लगाई जाए और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं आज सवाल करना चाहता हूं, हर 2 माह के बाद, हर 3 माह के बाद, ये कौन लोग हैं, ये किसके मानने वाले हैं, इनका ताल्लुक किससे है? अल्लाह की कसम, ना ये इस्लाम की तालीम है, ना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम अवाम की तरफ से जनाब बशीर साहब आपसे माफी मांगता हूँ। पूरी कौम मुतालबा करती है कि अदालत भी उसी चर्च में लगाओ जिसकी सलीब को तोड़ा गया। 1 माह में ट्रायल करो। कौम चाहती है कि इन मुजरिमों को सजा मिले। ऑलराइट जी, इस्लामाबाद ने वैसे एक 70 रुकनी माइनॉरिटी प्रोटेक्शन फोर्स टाइप बनाई है। आई होप कि इसका दायरा कार, बट ये 70 कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, जब 6000 का मजमा
15 गिरजाघरों को आग लगा रहा हो ना, अल्लाह माफ़ करे जो हुआ है, तो फिर ये 70 क्या करेंगे? ये तो एक दफ़ा स्टेट को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी और इन वाक़यात को होने से पहले रोकना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन होता है ना, इसका आई वंडर कितना इम्पैक्ट होता है। जिस टाइम ये हो रहा होता है ना, उस टाइम अगर आप रोक देना तो फिर मामला आसान हो जाए। खड़े होके देखे ना कि क्या हो रहा है। अच्छा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अजहर फ्रॉम हमाद अहमद, सॉरी अबाउट दैट, जड़ामाला फैसलाबाद से। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वाक़या में ये है कि पुलिस की जानब से जलाओ गिराओ करने वाले 128 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इनमें एक वो शख्स भी शामिल है जिसकी जानब से सबसे पहले मस्जिद में ऐलान किया गया था कि एहतजाज के लिए बाहर निकले और उस यूनुस मुल्ज़िम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन मुल्ज़मान को अदालत में पेश करके इनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है और इसके अलावा एक बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई है कि जिन 2 मुल्ज़मान पर कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम था, राजा आमिर और उसका भाई, गुज़श्ता रात पुलिस ने इन दोनों मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया है और ये CTD पुलिस की हिरासत में है। इनसे तफ्तीश का अमल शुरू हो चुका है और इस वाक़े के हवाले से अब एक कमेटी भी कायम की गई है एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू की क़यादत में। ये 8 रुकनी कमेटी जो है वो इन तमाम इलाकों में जो डैमेजेस हुए हैं उनका तखमीना लगाएगी, अंदाज़ा लगाएगी ताकि लोगों के नुकसान का अंदाज़ा किया जा सके और इस हवाले से जो मसीही बरादरी के अफराद हैं, जो उनकी क़यादत है, NGOs के लोग हैं, इंसानी तंजीमों के लोग हैं, वो भी जड़ावाला में विज़िट कर रहे हैं। दूसरे रोज़ जो है वो जड़ावाला में पुरअमन मामलात रहे। अब पुलिस जो है वो मसीही आबादियों के बाहर तैनात है, रेंजर्स के साथ तैनात है। जी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयाज साहब हमारे साथ। किबला अयाज साहब, वैसे तो आपसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन ख़ास तौर पे जड़ावाला में जो कुछ हुआ है हम सब के लिए, हमारे तो सर शर्म से झुके गए हैं। मसला ये है कि इस तरह के वाक़यात अब मामूल बनते जा रहे हैं, बल्कि इनमें इजाफा ही हो रहा है। तो आपको क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। ये अब एक मामूल की बात, मामूल का मामला बन रहा है। इस बात की ज़रूरत है कि इस हवाले से बहुत सख्त इक़दामात हों और रियासत को इस मामले में बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आना होगा। अदालती निज़ाम की मसाइल हैं, ज़रूरत इस बात की है कि फौरी समाअत की अदालतें हों। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने यही तजवीज़ दी उस वक्त जब सियालकोट का वाक़या हुआ था, इसी किस्म का सान्या हुआ था और दिन रात अदालतें बैठें और फौरी तौर पे फैसले करें। जब एक बार इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस किस्म के इक़दामात की सज़ा हो जाती है, तो फिर आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ और इस किस्म के काम कम होते जाएंगे। अच्छा किबला साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान का आईन और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि हमारी माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और वो ख़ुद को महफूज और आज़ाद समझें, तो क्या इसके लिए कोई हमें नई कानून साजी करनी होगी या जो कवानीन मौजूद हैं उसी पर अमल दरामद हो जाए तो बेहतरी आ सकती है? क्योंकि अमलाक का शायद नुकसान का इजाला हो जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने अपने घर जलते हुए, अपनी इबादत गाहें जलते हुए देखी हैं, वो तो चाहेंगे कि उन्हें होश आया और वह मुल्क छोड़कर भाग जाए। आईन हमारा बिल्कुल वाज़ेह है 1973 का। ये बराबर के शहरी हैं और इनके मुकम्मल इंसानी बशरी हुकूक हैं। ये जो इस वक्त क़वानीन मौजूद हैं, ये क़वानीन काफ़ी हैं, इन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। झूठे इल्ज़ामात लोग लगा लेते हैं, अपने झगड़े होते हैं किसी का दुकान के ऊपर, किसी की ज़मीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर, और फिर इल्ज़ाम लगा लेते हैं इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहानत कुरान पाक, और फिर बाद में गलत भी साबित हो जाते हैं। तो एक बार अगर कानून का निफाज हो, और जिस तरह बरतानिया में फसादात हुए आज से 8-10 साल पहले, तो रात दिन की अदालतें लगी और सजाएं हुई और फिर आपने देखा कि मामलात संभल गए। तो इस वक्त भी यही है कि फौरी तौर पे अदालतें जो हैं हरकत में आएँ और फौरी तौर पे सजाएं हों।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और डेफिनेटली इसका हल तो निकलना पड़ेगा। विजुअल्स आपको दिखाना चाहते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान टीम कल हमने आपको बताया था रवाना होगी है श्रीलंका के लिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज है वहाँ, और अब उनके और कुछ विजुअल्स आए हैं। बाद आपको पता है ना एशिया कप भी है जिसके इब्तिदाई 4 मैचेस तो पाकिस्तान में, लेकिन बाकी जो अफगानिस्तान वाला है ना, हाँ पाकिस्तान सीरीज से वो टिकटों की फरोख्त का भी आपने बताया था ना। यस, लेकिन अभी देखे ना ये एयरपोर्ट पे मतलब वहाँ पहुँच भी गए हैं, और फिर जहाज में केक कटिंग भी हुई है। हमारा फेवरेट काम, हमारे केक कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज इन ग्रीन है ना, वी लव कटिंग केक्स एंड आई लव ईटिंग केक टू, सो यस गुड। ये एयरपोर्ट के शॉट्स हैं, कुछ आपको बता रहे हैं। एवरीबडी इज लुकिंग वेरी नाइस एंड फ्रेश, रेडी फॉर द गेम्स, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं आनी ना, जिस तरह अब यू कंटिन्यू, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के फौरन ही कुछ दिन बाद एशिया कप शुरू हो जाएगा। और खैर केक कटिंग दिखा दी आप। हाँ, ये केक है, ये कोई कैलेंडर लग रहा है आपको, बट ये जहाज में केक कटिंग थी। वो एक्चुअली एयरलाइन का गुडविल जेस्चर था, उन्होंने वेलकम किया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। और शाहीन मुझे लगता है जहाँ भी केक कट रहा होता है, Shaheen is the first one to cut it. He's always, I think he's all like kind of invited to, you know, do the bidding. हाँ, क्योंकि आपको पता है कि ये केक कौन काटेगा, उसके पीसेस कौन करेगा और सबको कौन देगा, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर it has to be the same size also, वरना मैं तो लड़ पड़ती हूँ। हाँ, और आजकल नए हैक्स आ रहे हैं। बाज लोग कहते हैं जी केक को बीच में से हाफ काट, यूं एक बीच में से टुकड़ा निकाल लें, वो धोखेबाजी होती है, उसको छोटा करते हैं, जोड़ दें। वो बाय द वे वो केक नहीं, वो पिज्जा वगैरह वो है, हर चीज को फिर वो फ्रेश रहता है, छोटा किया, वो छोटा करने के लिए होता है अब्दुल्ला, ये धोखेबाजी होती है। एंड डोंट यू डू इट एंड जस्टिफाई कि ये बड़ा अच्छा कट हुआ है। मैंने तो सुना था उसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो बाहर नहीं आता अगर आप उस तरह से उसको बंद कर देंगे तो दोबारा। इफ देयर इज केक आई डोंट माइंड द मॉइस्चर, मतलब नहीं अंदर का मॉइस्चर वो सूखता नहीं है, सूखता नहीं है। अगर आप उसे बीच में से एक पीस निकालेंगे, दोनों पीसेस आपस में साइड वाले जोड़ देंगे, तो वो जो बीच वाला पीस है, पट्टी जो कटेंगी, वो आप टुकड़े करके खा लेंगे और बाकी केक वैसे ही हम पे आ जाए वापस। हाँ, खूबसूरत। मतलब बात ये है कि जब केक सामने आ गया तो इतनी सोच विचार क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक केक बनाया, केक के अलावा भी बहुत बड़ी चीजें थी। अब्दुल्ला आई जस्ट वांट टू ईट। हाँ, ये आपने केक यार मेरे पे आओ ना यार, क्या केक के अलावा देखो ना चीजें खाने पीने की। अगर खाना ही डिस्कस हो रहा है तो क्या केक पे ही रहना था हमने? सुशी खा रहे थे, कुछ ऐसा था महसूस हो रहा था आपको कुछ? मुझे पिज्जा क्यों लग रहा था? अच्छा चलो ठीक है। We are so invested in what the team eats and gets to eat in the airplane. क्योंकि जो इंसान जा ना रहा हो बस खाने पीने की, तो अच्छा खाना मिले ना तो उसकी खुशी और ही होती है। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियां करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। कल की बड़ी खबर थी जिसके लिए 120 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। 8 सितंबर से हल्का बंदियों का अमल तो शुरू होगा, 14 दिसंबर को हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। मतलब 14 दिसंबर से पहले तो हो ही नहीं सकते ना इलेक्शन। अब इस तरह ना सिर्फ आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, बल्कि इंतखाबात का स्केड्यूल भी रवा साल आने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पहले ही, आपको याद है, हमारे प्रोग्राम में ही कह दिया था कि ये तो इलेक्शन का साल है नहीं। He knew. बस एक क्लियर कट सीधा सवाल आपसे, क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। सीधा जवाब तो नहीं। राना सनाउल्लाह की बात तो सच ऑब्वियसली साबित हो ही गई, और बज़ाहिर इलेक्शन अगले साल मार्च अप्रैल से पहले मुमकिन नज़र नहीं आता, और इसलिए मौजूदा निगरान हुकूमत कम अज़ कम 6-7 महीने कहीं नहीं जाने लगी, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस अब ज़्यादा हो गई है। और मामले में नया मोड़ जो है ना जिसको कहते हैं, वो है कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। वैसे असूलन होने तो चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली यू नो दैट इज हाउ इट शुड बी। बरमला हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी कहते रहे, फिर बीच में मुझे समझ नहीं आया, नई मरदमशुमारी वाला मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव हो गया, वहाँ पता नहीं था, वहाँ सबको पता लग गया था कि भाई नई हल्का बंदियां होंगी। उस वक्त पीपल्स पार्टी चुप थी, नहीं, और नई हल्का बंदियां होंगी तो फिर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो गया ना 90 डेज। उसके बाद दोबारा से इन्हें याद आया कि अरे हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि भाई ये होने चाहिए बगैर नई हल्का बंदियों के। अच्छा, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात जो हैं फैसल करीम कुंडी, जो हमारे शो पे भी काफ़ी बार आ चुके हैं, उन्होंने जहाँ तक कह दिया कि अदालत जाना पड़ा तो वहाँ भी चले जाएंगे।
पीपल्स पार्टी की बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन है वो ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ अगर डिलिमिटेशन करनी है आपने तो देखें सीटें तो नहीं बढ़ानी है ना, आपने सीटों की डिलिमिटेशन तो उस वक्त आपको मसाइल होते हैं कि आपने सीटें बढ़ानी है। इसी हल्कों में आपने जाकर जो है वो हल्के जो है वो जो डिलिमिटेशन है वो कम और ज़्यादा हल्कों का करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें एतमाद में नहीं लिया गया था। पीपल्स पार्टी की अपनी जो है आला सदर की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम फैसला करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हम अपनी सियासी जमातों के पास भी जाएंगे जो हमारी इत्तेहादी जमातें थी, तो उनसे बात कर लेते हैं। बाय द वे एजाज, सस्पेंस भी ख़त्म हुआ, निगरान काबीना भी सामने आ गई है। कोई बड़ा सरप्राइज आज सच है नहीं है? No more. इन्हीं अफराद की मोर और लेस तवक्को थी कि इन्हीं पर मुश्तमिल काबीना बनेगी। जी बिल्कुल सरप्राइज़ उस एतबार से तो नहीं, लेकिन बाज़ नाम बिल्कुल सरप्राइज़ हैं। जिस तरह के मुर्तज़ा सोलंकी, लोगों ने इस बारे में शायद सोचा नहीं था कि मुर्तज़ा सोलंकी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो वज़ीर इत्तलात होंगे, तो वो एक सरप्राइज़ तो ज़रूर था। बाज़ नाम बड़े खुशगवार हैं, मुर्तज़ा सोलंकी हो गए और फिर जमाल शाह हो गए। इसी तरह आप अगर देखें कि हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए खलील जॉर्ज, उनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आए। जो सरफराज बुगटी हैं उनके बारे में आइडिया था कि सरफराज बुगटी आएंगे, क्योंकि सरफराज बुगटी प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ के बड़े करीबी दोस्त हैं। उनका एक बैकग्राउंड है कि वो होम मिनिस्टर हैं, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ को जानते हैं, बलूचिस्तान में सर्व कर बैठे हैं, मरकज़ में सेनेट में हैं, तो चीज़ों को समझते हैं। तो लग रहा था कि वो आएंगे और ऐसे ही हुआ। फिर एक और जो मैं ये कहूँगा कि नाम वो बड़ा अहम है, वो इस एतबार से अहम है कि ये जो अनवर हैदर अली हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो बड़े अहम हैं। उनको डिफेंस मिनिस्टर लगाया गया है। इनको पहले एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि चेयरमैन नादरा लगाया जाएगा, लेकिन वो चेयरमैन नादरा नहीं लगे। और ये वही साहब हैं जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो साबिक हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके सरबराह थे, तो उनको डिफेंस मिनिस्टर लगा दिया गया है। तो इंटरेस्टिंग नेम्स हैं और ये तमाम नाम, इनमें से अक्सर नाम जो हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं थे। जलील अब्बास जिलानी फॉर्मर सेक्रेटरी, उनका नाम लिया जा रहा था, पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लिया जा रहा था, अब वो वज़ीर ख़ारजा आ गए। फिर शमशाद अख्तर साहिबा, उनका नाम वज़ीर ख़जाना के तौर पे पब्लिक डोमेन में काफ़ी हद तक आ गया था। तो ओवरऑल ये बात नहीं है कि सरप्राइज़ था या नहीं, ओवरऑल मेरे ख्याल में ये बात है कि क्या ये नाम इनकी शोहरत अच्छी है या बुरी है। तो मेरे ख्याल में जो नाम अभी तक सामने आए हैं उनके ऊपर कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना दाग नहीं है, या कोई बैगेज वाले नाम हमारे सामने नहीं आए कि होता है ना कि बैगेज वाले नाम आए हों। तो मेरे ख्याल में जो नाम आए हैं वो बेहतर आए हैं। ये नाम किस तरीके से आए हैं उसके ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये नाम परफॉर्म कर जाएं तो एतराज़ात जो हैं वो लोग भूल जाते हैं। शोहरत के हामिल अफराद हैं। हाँ, जमाल शाह साहब का नाम भी आया, बिल्कुल उनका भी नाम बीच में आ गया। तो अब अब इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ये तय हो चुका है कि इस साल तो इलेक्शन ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है, बल्कि इस साल इलेक्शन का स्केड्यूल आना भी मुश्किल ही लग रहा है और निगरान हुकूमत की मुद्दत भी तवील हो गई ऑटोमेटिकली। तो क्या यही वजह है कि मतलब यही वजह लग रही है कि इतनी बड़ी काबीना जो रखने का और क्या मकसद होगा? देखिए, निगरान हुकूमत एक लंबे दौर के लिए आएगी, ये बात तो पहले से तय थी। ये बात भी राइटिंग ऑन द वॉल थी कि इलेक्शन जो हैं वो डिले होंगे, क्योंकि जो पुरानी हुकूमत है उसने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया था कि हम नई सेंसस के तहत, ये नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाएंगे। तो उसके तहत तो डीलिमिटेशन या हल्का बंदियाँ तो होनी थी, तो हल्का बंदियाँ तो 1-2 माह में नहीं होती, वो 4 से 6 माह में होती हैं। तो ये बात तो पहले से तय थी। अब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे फॉर्मली अनाउंस कर दिया है। जो कैबिनेट आई है, कैबिनेट देखिए आई तो इसी मुद्दत के लिए है कि फरवरी के एंड तक, मार्च के पहले हफ्ते तक इलेक्शन हो जाएं। अगर ये कोई ऐसी सूरत हाल ना हुई तो मुझे लगता ये है कि इलेक्शन तो होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी आपको पता है अनटूवर्ड सूरत हाल पैदा हो गई, या कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, या कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि जी ये तो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, हम इलेक्शन पे यकीन नहीं रखते, तो वो फिर एक प्रॉब्लम होगी और वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नहीं अच्छी होगी और ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छी नहीं। एब्सोल्युटली, मतलब ये तो कोई
सोचना चाहिए भी नहीं कि इलेक्शन नहीं कराने या बहुत ज़्यादा कोई देर से कराने हैं। मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें भी बड़े मामले की नब्ज़ पर हाथ रख कर बैठी हुई हैं। अगर उन्हें भी महसूस होगा कि हाँ ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा तवील हो रहा है मामला, तो वो सारे भी मिल जाएंगे। और फिर सर्टनली जमहूरियत के लिए तो कोशिशें इस मुल्क में इससे पहले भी हुई हैं और आइंदा भी होंगी, अगर कोई ऐसी नौबत आए, अल्लाह करे कि ना आए। अच्छा जी, अब ये बता दीजिए एजाज़ कि इस काबीना को तवील अरसे तक, मतलब जितना भी अब सामने आ रहा है मामला, उस टेन्योर तक तो मुल्क चलाना है, आइनी तौर पर महदूद इख्तियारात के साथ मुल्क चलाना है, कुछ चेंजेस की गई हैं। आपको लगता है कि चैलेंजेस होंगे या फिर नहीं? सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। चैलेंजेस तो बहुत हैं। मेरे ख्याल में जो निगरान हुकूमत है इसके दौर में जो IMF का जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस निगरान हुकूमत को भी इकॉनमी एक बड़े चैलेंज की तरह मिली है और मेरे ख्याल में अगर ये इकॉनमी को ठीक कर सके वो इनके लिए एक बड़ा जिसे कहते हैं ना ब्लू लिटमस टेस्ट इनकी इकॉनमी की पॉलिसी होगी। फिर इस आपने कहा कि जी लिमिटेड पावर्स मिली है, मैं तो समझता हूँ ज़्यादा पावर्स मिली हैं। इलेक्शन एक्ट में आपने तरमीम कर दी कि ऑन गोइंग जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर ये कार्रवाई कर सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के पास, काबीना के पास इख्तियार है। फिर साथ साथ एक और बड़ा अहम इख्तियार है, वो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन का लॉ है उस पर ये कैबिनेट और ये हुकूमत फैसले कर सकती है। यानी कि अगर PIA खसारे में है, यानी कि अगर आपकी स्टील मिल्स खसारे में है या रेलवे खसारे में है, जो कि ये तीनों इदारे हैं, आपको पता है कमोबेश 1400 अरब रुपए, कमोबेश 1400 अरब रुपए हम इन इदारों के ऊपर खर्च करते हैं। डिस्कोज हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं वो भी खसारे में है। तो अगर इस सारे मामले को ये रिजॉल्व कर लेते हैं, कड़े फैसले ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात होगी। तो इकॉनमी नंबर 1 चैलेंज है और दूसरे नंबर पे जो चैलेंज है वो अगेन मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर है। आपको पता है TTP के साथ, फिर अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ जो हमारा मामला अफगानिस्तान के हवाले से जो चल रहा है वो बड़ा मसला है और इसमें वजारत दाखिला के साथ साथ फिर वजारत खारजा के ऊपर भी अहम जिम्मेदारियाँ आयद होंगी। थैंक यू एजाज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बाय द वे निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास आज होगा, बाज़ाब्ता इजलास। कल ही आपको पता है हलफ बर्दारी हुई है। निगरान काबीना का इजलास 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। निगरान वज़ीर आज़म अपनी निगरान काबीना से मुलाकात करेंगे और काबीना को अहदाफ और जिम्मेदारियों से मुताल्लिक आगाह करेंगे। The good thing is that nobody really has much of a problem with anybody appointed, so that's a good start we would say. वरना तो आपको पता कि शुरू में ही इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन of course the big question is कि इलेक्शंस होंगे कब, not this year. अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम जो कि लिटरली आपसे हमसे सालों से हाँ एक प्रॉब्लम, इसको दुनिया तो अब इसे पेंडेमिक मान चुकी है, ओबेसिटी को। इट इज़ गैर सेहतमंदाना जो हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से मोटापा दुनिया में वबा की सूरत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इख्तियार कर गया है। जबकि मोटापा जो है वो बजाते खुद कई बीमारियों की वजह भी बीमारी है। मैं तो कहता हूं बजाते खुद बीमारी इज़ अ बीमारी, बिकॉज हमने डायबिटीज़ से लेके ब्लड प्रेशर, मतलब यू नेम इट, हर चीज़ का, और हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, हमने यही बात की, एंड में क्या निकलता है, अपने आप को फिट रखें और अपना वज़न जो है उसको एक नॉर्मल रखें। और ऐसे में बड़ा ज़रूरी है लोगों में मोटापा जो है उससे मुतालिक शऊर और आगाही जो है उसको आम करना चाहिए, और इसी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं कौन? UK की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के कंसल्टेंट डॉक्टर आसिफ मुश्ताक। इनकी अपनी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने किताब लिखी है फ्रॉम 1 पैक टू 6 पैक्स, और जिसको बड़ी पजीराई भी मिल रही है। इसमें ये कुछ मिथ्स जो हैं उनको भी बर्स्ट कर रहे हैं और कुछ अपना तजर्बा भी बता रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर काशिफ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ। डॉक्टर साहब बताइएगा, सबसे पहले तो आपके अपने पर्सनल जर्नी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कहानी बड़ी मोटिवेटिंग है। सो वो लोग जो हमें देख रहे हैं जिन्होंने आपकी किताब अभी नहीं पढ़ी है, उनको ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन। और हमें इसलिए भी पूछ रहे हैं डॉक्टर आसिफ क्योंकि लोगों का अक्सर ये जवाब होता है भी तुम्हारे लिए करना आसान है, हमारे लिए नहीं। तो ये आसान वाला तो बिल्कुल आसान नहीं था। हाँ, ये जरूर एक्सप्लेन कीजिए। Many thanks for having me. अस्सलाम वालेकुम। मेरा वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट किया आफ्टर हैविंग अ TIA, जिसको मिनी स्ट्रोक कहते हैं। आई वाज ओवरवेट
104 किलो मेरा वेट था। तो आफ्टर दैट एपिसोड आई रियलाइज कि मुझे अपना जो ओबेसिटी वाज द रिस्क फैक्टर, so I realized I should start a healthy lifestyle. तो मैंने फिर तकरीबन 2 साल पहले अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया, और that was the point when I got sick that कि जी I'm heading a wrong direction. तो उस वक्त फिर मुझे मैंने वेट लूज किया और मुझे तकरीबन 5 महीने लगे। जब मैंने अपना वजन कम कर लिया, then people were asking me कि जी आपने कैसे किया, हमें भी बताएं। तो then I thought I should write a book because many people need this. You know, it's a global pandemic, global problem. अच्छा, So अब ये होता ये है कि हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप NHS में कंसल्टेंट भी हैं कि लोग बहुत अनहेल्दी अप्रोचेस की तरफ भी चले जाते हैं फॉर वेट लॉस, फाकों की तरफ, फाकों की तरफ भी, मतलब कीटो पे भी लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है। सो आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि व्हाट आर द हेल्दी वेज टू लूज वेट और इस मोटापे से अपनी जान छुड़ाने के क्या तरीके हैं जो आपकी सेहत पर बुरे असरात भी मुरतब ना करें? That's a very good question. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग क्रैश डाइट करते हैं, कीटो डाइट करते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा सबूत वो ये है कि ये डाइट का काम नहीं कर रही। एक रिसर्च है जिसमें 80% लोग जो है वो they regain the lost weight within 1 year, कि जो लोग अपना वजन कम करते हैं वो 1 साल में उनको वापस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो वेट लॉस सस्टेनेबल नहीं होता। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आपको सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। तो सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए आपको जो 3 कंपोनेंट है वेट लॉस ट्रायंगल के, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और माइंड है, उसको सिंक करना होता है इन अ वे दैट इट वर्क्स बेस्ट फॉर योर लूजिंग वेट एंड स्टेइंग फिट। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, इट वर्क्स बेटर व्हेन यू डू इट व्हेन यू आर फास्टिंग। तो जो मेरी डाइट है जिसको मैं एक्सरसाइज बोलता हूँ, उसमें यह है कि आप हेल्दी हैबिट्स बनाते हैं अपनी लाइफ में, you know, for you people to understand in an easy way कि आप रात को अगर जल्दी खाना खा लें, let's say 8 o'clock, and then when you wake up in the morning, normally you take a breakfast around 8 or 9. But if you delay your breakfast 3-4 hours, let's say 11 o'clock, that gives you 14 hours of food period. And then once you take your first meal, आप उसमें कोशिश करेंगे carbs ना लें। तो उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो आपका फैट रिजर्व यूज करती है। एंड इफ यू मेक दिस सिंपल हेल्दी हैबिट्स, टेक स्मॉलर पोर्शंस ऑफ मील, ट्राई टू काउंट कैलोरीज दैट यू ईट, यू कैन ईट व्हाट यू लव टू ईट, स्टिल लूज वेट। तो इसमें यह है कि जो मेजर प्रॉब्लम है लोगों में ओबेसिटी का, उसकी मेजर रीजन ये है कि वो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनको नॉलेज नहीं होता कि कौन सी डाइट बेहतर है, कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है और किस तरह उनको अपना वजन कम करना चाहिए। तो मैंने अपनी किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको एक टिप तो ये मिल गई है कि एक आपको नाश्ता डिले करना है। 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप आपको गैप पड़ जाए, और नाश्ते में अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी आपका जो स्टोर्ड फैट है उसको इस्तेमाल करेगी। कार्ब्स का मतलब है फॉर द पाकिस्तानी ऑडियंस हु इज वाचिंग अस, पराठे एंड डबल रोटी, मतलब ये सारी चीज़ें फिर आउट होनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे बात करके कुछ चीज़ें तो सामने आ रही हैं। एक तो आपका अपना जर्नी जो के बाद वैसे कैसे रिकवर करता है इंसान? एंड वी वांट टू टेल आवर व्यूअर्स, डोंट वेट कि आपका इतना वजन चढ़ जाए और आपकी सेहत इतनी ख़राब हो जाए कि कोई स्ट्रोक टाइप चीज़ हो तो आपको एहसास हो कि नहीं जी ये करना है। तो उससे पहले, क्योंकि दुनिया में दूसरों के एग्जाम्पल से भी हमको सीख लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपको देख भी रहे हैं और आपकी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स भी देख रहे हैं, मतलब ये एक ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी डिफरेंस आपने अपने लिए किया है। वी जस्ट वांट टू नो कि आपको भी वैसे एहसास था बिफोर योर स्ट्रोक दैट यू आर ओवरवेट एंड बीइंग अ डॉक्टर योरसेल्फ, आप पहले भी कोशिश कर रहे थे? मोटिवेशन की बात करना चाह रहे हैं कि क्या मोटिवेट कर सकता है इंसान को टू लूज वेट? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं वो वेट था तो आई डिडंट रियलाइज आई वाज अनहेल्दी। I used to think I was healthy, लेकिन जब मुझे stroke हुआ तो then it was a turning point in my life. I decided to change my lifestyle. Obesity was a risk factor for having a stroke. तो उसके बाद फिर मैंने अपना जर्नी किया। मेरी मोटिवेशन यही थी कि मुझे हेल्दी होना है for my family, I got a young family.
और वो किताब लिखने का मकसद यही है कि लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है कि दे गेट ए मेडिकल इलनेस फॉर देम टू स्टार्ट अ जर्नी. They can learn from me as दो तरीके होते हैं सीखने के. एक ये होता है कि आप अपनी मिस्टेक से सीखें जैसे मैंने सीखा, और दूसरा ये होता है कि आप दूसरों की मिस्टेक से सीखें. और इसलिए मैंने किताब लिखी है कि लोगों को बताऊं कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टेप्स लें, सिंपल. अच्छा, हमारे यहाँ ना बहुत कुछ मिथ्स हैं. मुझे बताइए, कल मैं किसी को जिम में देख रहा था, मतलब जुलाई की अगस्त की गर्मी में एक स्वेटर तकरीबन पहन के लोग वर्कआउट कर रहे थे कि पसीना ज्यादा आएगा तो वजन ज्यादा कम होगा. ऐसा होता है? नहीं, ये मिथ है. बहुत सारे मिथ्स हैं जिसमें जो मैंने बुक्स में मेंशन किए, बहुत सारे मिथ्स हैं. आई एम really surprised. I really कुछ आप यहाँ पे बस कर देना. अच्छा, जो ये जो मिथ है कि जी आप स्वेट करते हैं तो बेनिफिशियल होता है, ये बिल्कुल गलत है. आपको बेसिकली जो एक्सरसाइज का पर्पस है ड्यूरिंग वेट लॉस पर ये होता है कि आपने मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करनी है. तो जो हिट एक्सरसाइज है जैसे रनिंग है, it reduces your capacity to burn more calories, क्योंकि आप लैक्टिक एसिडोसिस में चले जाते हैं, आप ऑक्सीजन डेप्थ में चले जाते हैं. तो वॉकिंग इज बेटर देन रनिंग. अगर ब्रिस्क वॉक करें, यू कैन वॉक लॉन्गर बिकॉज योर बॉडी विल tolerate that longer and you burn more calories. So for losing weight, walking is better than running. और ये जो स्वेटर पहन के और जंपर पहन के आप एक्सरसाइज करते हैं, that's useless. You know, it just limits your exercise capacity to burn more calories. तो weight loss में तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है, और एक्सरसाइज का बेसिकली मकसद वेट लॉस में ये होता है कि आपने अपनी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करनी है. और वो यही तरीका है कि आप वॉक करें. वॉक करने से आप यू कैन टॉलरेट इट लॉन्गर एंड बर्न मोर कैलोरीज. और भी बहुत मिथ्स हैं जिसमें ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद आप जो है वो जूस पिएं या कुछ खाना खा के जाएं या एनर्जी ड्रिंक लेके जाएं. दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. उसकी वजह यह है कि जब आपने वेट लूज करना है तो आपको बेसिकली कैलोरी डेफिसिट में जाना है, तो आपकी बॉडी को रिजर्व. बाकी टिप्स के लिए वी विल इनकरेज पीपल टू गो थ्रू योर बुक. डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और गुड ऑन यू कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया और लोगों के लिए भी होता है ना, गिविंग इट फॉरवर्ड. किताब लिख दी विच इज़ 1 पैक to 6 पैक. अच्छा, बाय द वे थोड़ा सा अगर ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. वॉक की बात कर रहे थे ना, अगर आप डिप्रेशन वगैरह में हो और उसकी भी अगर आप पढ़ें कि क्या क्या किया जा सकता है टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट, वॉकिंग. तो उन्होंने ट्रायंगल का जिक्र किया ना कि एक्सरसाइज, माइंड एंड योर डाइट. लेकिन इससे पहले आपको पता ही है कितने दिन से जियो न्यूज़ रिजवाना का केस फॉलो अप कर रहा है. इस बारे में बात करते हैं, अपडेट्स लेते हैं, डॉक्टर्स की टीम से राब्ते में हैं. और जहां मीडिया का इन मामलों पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है, वहीं हमारी जो फ़नकार बिरादरी है, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जो स्टार्स हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनको लोग देखना चाहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी तरफ से भी अगर बात शुरू की जाए ना तो उस बात में वज़न आ जाता है. और हमारी एक ऐसी आर्टिस्ट है नादिया जमील साहिबा, जो जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है वो पहली होती हैं, मुझे लगता है, जो बात शुरू करती है और फिर वो बात को छोड़ती नहीं है जब तक उसका कोई हल या कोई उस पर मजीद डिस्कशन स्टार्ट ना हो, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, और उनकी अवेयरनेस जो है उनको फैलाने की बहुत ज़रूरत है. नादिया जमील इज़ विद अस राइट नाउ. नादिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. नादिया, सॉल्यूशंस की मतलब हम बहुत सी बातें कर सकते हैं वैसे, क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों होता है एंड ऑल दैट. कभी कभार हम ज़रा डिस्पोंडेंट हो जाते हैं कि भाई ये हमारे मुल्क में तो ये चीज़ रुकने नहीं वाली, लोग समझेंगे नहीं, और इलीगल भी कर दो इसको, गैर कानूनी भी कर दो, तब भी लोग रखेंगे बच्चों को. अभी रिजवाना का केस चल ही रहा है, तो उसके बाद फातिमा का केस आ गया रानीपुर में, जहां वो बच्ची मर गई. और नादिया, इसके बीच में भी सैकड़ों केसेस इससे पहले भी, एंड आई एम सॉरी टू से इसके बाद भी होंगे. व्हाट कैन वी डू? ये बड़ी अहम बात आपने पहचानी है हुमा कि ये नया सिलसिला नहीं है, बट ये एक्सपोज अब हो रहा है ज़्यादा. ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि अब ये जो हादसे हैं ये एक्सपोज हो रहे हैं, और एक्सपोज होने के बाद दे आर स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर सोशल मीडिया के ज़रिए, और लोग इसके हवाले से आगाही ले रहे हैं और मज़ीद स्प्रेड कर रहे हैं. एक और चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पहचानना चाहिए कि हमारी जो आवाम, जो आम आवाम के, एनीबडी, आई मीन इवन यू एंड मी, हमें अपने लॉज का ही नहीं पता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को अपने लॉज का पता हो, हमें पता हो कि सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के
तहत अभी भी FIR में हम ये बात कटवा सकते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के तहत किसी भी बच्चे को घर में काम करवाना गैर कानूनी है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लॉ उस पर लागू हो सकता है FIR के तहत, अगर हम अपने ज़रा कवानीन को सीखें और पहचानें। अफसोस हमारी अपनी पुलिस को भी वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वो अपने कवानीन को पहचाने। मेरी तो बहुत बड़ी इल्तिजा है कि जो हमारे कवानीन हैं जो सारे अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं, उनको उर्दू में और मादरी ज़बानों में लिख के हमारे पुलिस को और आवाम को सुनाई जाए और दिखाई जाए और आगाही दी जाए कि व्हाट आर द लॉज एंड व्हाट आर योर राइट्स। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे पैसे जो हैं, बेनज़ीर स्कीम फ़ंड हो गया या एहसास फ़ंड हो गया, बहुत सारे ऐसे फ़ंड्स होते हैं जो कि ख़ास तौर पे गरीब आवाम के लिए ही होते हैं। तो अगर हम उन पैसों को स्ट्रीमलाइन कर लें ताकि वो पैसे गरीबों को सिर्फ अपने बच्चों के लिए और बच्चों के इस्तेमाल के लिए मिलें, ताकि अगर आप एक गरीब आदमी से कहें हम आपको ये 800 रुपया देंगे अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए और मज़ीद उससे ऊपर उसके खाने के लिए 300 रुपये, तो यकीन कीजिए लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। बहुत सारे नादिया ये भी कहना होगा कि 800 रुपये देंगे एंड ऑल दैट एंड यू डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि अक्सर हमने अगर आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो हम ये पैसे नहीं देंगे। आप सही कह रहे हैं, यू हैव टू फॉलो इट अप एंड क्रिमिनलाइज इट टू द पॉइंट के वालिदैन के लिए गैर कानूनी है, जो बीच में चाइल्ड ट्रैफिकर्स हैं उनके लिए गैर कानूनी है, जैसे कि मुख्तार है या ये फातिमा के केस में भी देयर वर पीपल अरेंजिंग इट ऑल्सो। ये जो ऑब्वियसली जैसे ये असद शाह था या ये सोमिया आसिम हफीज़ की वाइफ हैं, इन जैसे लोगों के लिए भी कवानीन होने चाहिए और नेबरहुड वॉच होनी चाहिए। जिस तरह के बाहर के मुल्कों में अगर कोई मेरे मोहल्ले में देखे कि मैं अपने बच्चे के ऊपर तशद्दुद कर रही हूँ या मैं कोई माइनर रख रही हूँ काम के लिए, पूरा मोहल्ला पुलिस को जाके रिपोर्ट कर देगा। तो हमें भी एक नेबरहुड वॉच रखनी चाहिए जहाँ पे हम अपने मोहल्लेदारों पे नजर रखें और देखें कि कौन आ रहा है जा रहा है, क्या बच्चे पे क्या जाए। नादिया, हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने बच्चे संभालने के लिए बच्चे एम्प्लॉय किए हैं। इसको तो बुरा ही नहीं समझा जाता नादिया, ये तो रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग मॉल में नजर आ जाता है। नेम देम, एक्सपोज देम, उनका ये आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई इनको तो कोई मारता था या इनके माँ बाप इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते थे, इसलिए हम इन्हें रख रहे हैं और हम इन्हें चले ख्याल भी करते हैं। भाई आप उनको वहीं पे रहने दें और वहीं पे उनकी मदद कर दें। ये कोई मदद का तरीका नहीं है कि आप अपने घर पे उनका ख्याल करें। सारा अहमद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बात की। सारा ने कहा कि बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को जरिए आमदनी बना रहे हैं, इनका एक बिजनेस है। मजीद इस मुल्क में बच्चे बिजनेस हैं, इस मुल्क में क्या बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब बच्चे की पढ़ाई लिखाई खाना पीना हर चीज़ का बोझ ले लेगा। वालिदैन वहाँ नहीं भेजेंगे, फिर भी काम पे भेजेंगे क्योंकि 2000 रुपये 3000 रुपये 10,000 रुपये आ जाते हैं। यू हैव टू क्रिमिनलाइज इट। वालिदैन पे भी जब ये कानून लागू होगा तब हम जाके एक रवैया देखेंगे बदलते हुए। और शऊर हमारे में होना चाहिए कि अगर मैं बाहर के मुल्क में हूँ और मैं रेस्टोरेंट में बच्चे को ले जाऊँ, फिर भी पुलिस को रिपोर्ट फ़ोन करके कोई देगा, चाहे उसका कोई फॉलो अप हो या ना हो। हम सबको अपना काम करना चाहिए, बजाय ये कि हम औरों पे मतलब हुकूमत पे, मीडिया पे, जुडिशरी पे, हर एक पे हम अपनी उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? We have to be part and parcel to this। अभी देखिए, अभी 100 से ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट के तहत इसी रानीपुर के एरिया में पीरों के घरों में बांधनियाँ बनी हुई हैं। ये बांधनियों का जो एक रिवाज है, ये सदियों पुराना रिवाज है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ये सदियों पुरानी प्रैक्टिसेस जो हैं ये ख़त्म हुए, क्योंकि आपने फातिमा की मौत CCTV पे इस पूरे मुल्क ने लाइव उसके आखिरी कुछ लम्हात देखे हैं। वही लम्हात थे जो ज़ैनब के थे, वही कामरान के आखिरी कुछ लम्हे थे, वही उज़मा के आखिरी कुछ लम्हे थे। ये तमाम बच्चे जो हज़ारों की करोड़ों की तादाद में घरों में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता है आपने CCTV पे देख लिया है। अब हम किस तरह आपसे रिक्वेस्ट करें कि अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप जानते हैं जब आप लोग आवाज़ उठाते हैं, मैं आवाज़ उठाती हूँ, एक आवाज़ से 2 से 1000 से करोड़ आवाज़ें बन जाती हैं, तब नोटिस लिया जाता है। नादिया, बात ये है कि अब हम ये प्रिटेंड नहीं कर सकते दैट वी आर सो अनअवेयर के घरों में क्या हो रहा है। वी एग्जैक्टली नो कि क्या हो रहा है। हर मीडियम में, सोशल मीडिया हो, TV हो, वेयर एवर यू गो, ये बात हो रही है। तो ये
प्ले करना कि जी हमें तो पता ही नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। नंबर 2, एक चीज़ शायद हमारी लेजिस्लेशन इज़ वन थिंग, सजाएं होना बहुत ज़रूरी है। इन दो केसेस में एटलीस्ट रिजवाना और फातिमा के केस की अगर हम प्रेजेंटली बात कर लें, वी नो हु डिड व्हाट, वो लोग भी पकड़े गए हैं। अब अगर किसी तरीके से वो छूट जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है या इन्फ्लुएंस यूज होता है, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंशियल, मतलब द गुड थिंग, it is essential that the good thing in these two cases is the people caught are not just middle class people. इनसे ज्यादा असर रसूख रखने वाले लोग और क्या होंगे। अभी 8 साल की बच्ची जो इस्लामाबाद में जिसका कत्ल हुआ है बाय अ स्टाफ मेंबर, वो पकड़ा गया है। लेट्स सी, उसको तो पकड़ लिया, उसको तो बंद कर दिया, वो जो मुलाजिम था जिसने बच्ची का रेप करके कत्ल किया इस्लामाबाद में। So why is Somia Asim Hafiz free and how long will Asad Shah stay behind bars? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और स्पीडी जस्टिस बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड कोर्ट्स, आप प्लीज़ चाइल्ड कोर्ट्स बनाएं ताकि बच्चे जो जिंदा हैं, सलामत हैं और गवाही के लिए पेश होते हैं, उनको बड़ों की जो कोर्ट्स होती हैं बहुत इंटिमिडेटिंग होती हैं, आप चाइल्ड कोर्ट्स बनाएं और ट्रेनिंग दें लोगों को ताकि बच्चे जो हैं उनके लिए और उनके केसेस बिल्कुल सेपरेटली हैंडल किए जाएं। वी नीड अ प्रॉपर चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम इन पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड। सबसे पहले बच्चा है क्या, किसी सूबे में 16 साल, किसी सूबे में 18 साल से नीचे, एक यूनिफाइड आंसर, बच्चा है क्या। पाकिस्तान को ये पहचानना चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनानी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाना चाहिए। अगर पंजाब प्रोटेक्शन ब्यूरो हज़ारों की तादाद में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है और वो ये हुकूमत का एक इदारा है एंड आई एम वॉलंटियरिंग फॉर इट, मैं खुद देखती हूँ कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ये हर सूबे में क्यों नहीं हो रहा। What is the reason why? एक इदारा तो इतने हमारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं, आबादी का ज़ाहिर है कोई हाल नहीं है, वो कितनों को अकोमोडेट कर लेगा। एक और बात नादिया आपसे लास्ट पूछनी है, नहीं क्योंकि ये इदारा हुकूमत के साथ है, सो यू रिमेंबर दिस। अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, अल्हम्दुलिल्लाह, यू मे नॉट नो, अभी 9 इदारे हैं इसके और 25 और बनेंगे। तो सारा हमारे पास आती रहती है। जी सारा रेगुलरली कम्स टू आवर शो और हम उनसे बात करते रहते हैं इस इदारे से मुताल्लिक, इसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक। अब ये बता दीजिए कि चलिए आप भी बात करती रहती हैं, हम तो यहाँ बात करती रहते हैं, हमें लोग सुन के कहते होंगे इनका तो काम है लेक्चर देना। वो लोग जो रात को 8 बजे ड्रामों में आते हैं, उसके लोग उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, अगर वो भी बात करें, और वो ज़रा हमें एट टाइम्स लगता है कि रिलक्टेंट होते हैं किसी भी बारे में बात करने के लिए, या फिर वो अपनी एक प्राइस कोट कर देते हैं। प्राइस कोट करना उनका हक है, लेकिन बाज़ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिन पे माशरे में बेहतरी के लिए किरदार सबको अदा करना होगा। सो आपको लगता है कि उस कॉन्ट्रीब्यूशन से भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद पता है कि मुझे किस तरह पीछे बढ़ना पड़ता है, एक बम्बलबी की तरह स्टेटमेंट और वीडियो लेने के लिए। और ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये अच्छे दिल के लोग हैं सारे, लेकिन मसला ये है कि हम इतने अपने एक बबल में रहते हैं, हम इतने बहाने बना लेते हैं एक अपना स्टेटमेंट ना देने के लिए, और 1 मिनट लगता है। और मैं अक्सर इनको कहती हूँ कि डजंट मैटर कि आप कैसे लग रहे हैं कैमरे के सामने, आपकी जो वर्ड्स हैं, आपकी जो फॉलोइंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं एक्चुअली सेलिब्रिटी नहीं हूँ, जो सेलिब्रिटी हैं उनकी बहुत शुक्रिया आपका नादिया जमील साहिबा। एंड वो बात दोबारा पलट कर हमें लोग कहते हैं कि कितने अच्छे लोग होते हैं जो इन बच्चों को एम्प्लॉय भी करते हैं, इन्हें स्कूल भी भेजते हैं, एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट भी देते हैं। अच्छे लोग होते हैं, ये आपके आर्गूमेंट में वजन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इलीगल है। यस, जो चीज़ गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। यू वांट टू हेल्प आउट समबडी, तो देयर आर अदर वेज टू हेल्प देम आउट। अब ये नहीं कि घर में मुलाजिम मेरा ख्याल है ये 5-6 अच्छे लोग मिलकर एक शेल्टर होम बना लें जहाँ पे इन तमाम बच्चों को रखकर इनसे काम ना लिया जाए और बस इनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि नौकरी आज काम देना और वेलफेयर एक साथ समझ में नहीं। और अच्छा लगे या बुरा लगे, यू नीड टू कॉल आउट पीपल। अगर आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, यू नीड टू एजुकेट देम कि ये इलीगल गैर कानूनी काम है, कि घर में ये बच्ची सर्व क्यों कर रही है। तो इसको आपने रेज करना है, हमने अपना दिल ज़रा सख्त करके अब ये चीज़ करनी पड़ेगी। Okay. और उन अच्छे लोगों का एहतराम है हमारे दिलों में, जो इन बच्चों का ख्याल रखते हैं, इनके घर पे ये बच्चे रहते हैं, बट ये हो नहीं सकता। Okay, that's all for today. हाँ जी, we'll see you Monday इंशाल्लाह।